इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक्स का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकारों के बारे में और संसाधनों के विकास के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपका हर डाउट क्लियर हो जाए संसाधन से रिलेटेड, और आप इसके नोट्स भी बनाते जाएं। वीडियो को पूरा देखें अंत तक। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स कर भी पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से आप क्या समझते हैं? पहली चीज तो ये आई, तो यहाँ से दो चीजें निकल के आते हैं। पहला जो हमारा शब्द है वो है संसाधन, दूसरा है विकास। दोनों चीजों को हमें समझने की जरूरत है। संसाधन क्या है, पहली चीज तो ये आती है। फिर संसाधनों का विकास से संबंधित चीजें पूछ जाएंगी। तो पहले हमें याद होना चाहिए संसाधनों की परिभाषा, ये संसाधन किसे कहते हैं। कभी आपको प्रश्न आ जाएगा संसाधन किसे कहते हैं तो आप आंसर दे सकें, और कभी पूछ लिया जाएगा संसाधन की परिभाषा बताइए तो आप परिभाषा दे सकें। संसाधन की अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो हमें सिर्फ नॉर्मल सी चीज है, हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति में उपलब्ध वे समस्त संसाधन जिनका हम मानव की आवश्यकताओं में या दैनिक उपयोग में उपयोग करते हैं या आगे प्रौद्योगिकी के माध्यम से करने की संभावना है, और जो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब संसाधन कहलाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं का हम उपयोग, जो मनुष्य है वो अपने जीवन में जिन पदार्थों और वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, खनिज है, भूमि है, वन है, जल है, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? हमारे लिए संसाधन कहलाएंगे, जिनका हम उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं। तो संसाधन की अगर हम सिंपल परिभाषा दें तो वह समस्त वस्तुएं या पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपने जीवन में करता है, प्रौद्योगिकी की मदद से या किसी अन्य तरीके से, संसाधन कहलाते हैं। आगे उन्हीं संसाधनों का हम विकास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी। विकास से मतलब प्रौद्योगिकी से है। एक प्रश्न आपको यहाँ पूछा गया है एनसीईआरटी बुक्स में कि आप अपने आसपास जो वस्तु है जिनका आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हो, जीवन को सरल बनाने में, उनकी सूची बनाएं। तो आप अपने पास सूची बना सकते हैं जो आपके जीवन में ऐसी वस्तुएं हैं शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जिनका मानव उपयोग कर रहा है, सरलता से उपयोग कर रहा है दैनिक जीवन में, उनकी सूची। तो आप एक सूची नोट्स तैयार कर सकते हैं। हम हर चीज को यूज कर रहे हैं, है ना? पानी, जल, वायु, टेबल, फैन, बिजली, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक सूची आप तैयार कर सकते हैं। अगला एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपकी बुक्स में इस तरह का, जिससे उन्हें बताने की कोशिश की कि क्या किया जाता है। तो मुख्य रूप से मानव क्या है, प्रकृति के साथ क्रिया करके प्रौद्योगिकी और संस्थाएं जो बनी हुई हैं उनकी सहायता से मानव क्रिया करके संसाधनों का विकास करता है। इसके माध्यम से यही आपको बताने की कोशिश की गई है। इसमें आपका है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण मतलब जो मूल रूप से जो हमें दिखता है, भौतिक मतलब दिखने वाली वस्तुएं, उनको देखकर या उन पदार्थों से हम जो क्रिया करते हैं उसके द्वारा प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, उसकी सहायता से हम संसाधनों का विकास करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकारों के बारे में। चलिए आगे संसाधनों के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके मुख्य रूप से अगर हम देखें तो विभाजन होता है उत्पत्ति के आधार पर, वे किस तरह से वो बना है। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता से मतलब है उनकी स्थिति, कब वो समाप्त हो जाएंगे या कब तक उपलब्ध है। अगला आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार का भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन बटे हुए होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर कि संसाधनों का विकास किस किस स्तर पे हुआ है, उस हिसाब से भी संसाधनों को विभाजित किया गया है। तो हम पहला वाला पॉइंट यहाँ समझते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन वो सब संसाधन है जिनमें जीवन है। मनुष्य भी एक स्वयं संसाधन है। तो मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गई, वनस्पति शास्त्र पूरा, ये सब के सब काय में आएगा? जो जीवित है, जिनमें जीवन है, वो जैव संसाधन में आएगा, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे पशुपालन हुआ, पशु का भी तो हम दूध में उपयोग ही कर रहे हैं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में वो काम आ रहे हैं, है ना? जिनमें जीवन है वो जैविक संसाधन है, जिनका हम उपयोग करते हैं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन वो है जिनका हम उपयोग करते हैं लेकिन जिनमें जीवन नहीं है, जैसे कि खनिज, धातु, इस तरह की चीजें। तो जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पे हम बांट सकते हैं संसाधनों को दो प्रकार में।
जैव और अजैव में। जिनमें जीवन है वह संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं, तो जिनमें जीवन नहीं है अजैव है, लेकिन जिनका हम उपयोग करते हैं धातु और अन्य खनिज पदार्थ। फिर आता है समापत्तिता के आधार पर। समापत्ति क्या है, देखिए खनिज एक ऐसी अमूल्य चीज है व्यक्ति को मिली हुई जो एक समय बाद खत्म तो होना है, तो उसकी स्थिति के आधार पे समापत्तिता के आधार पर किस तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है नवीकरण और एक होता है अनवीकरण। दो चीजों में हम उनको डिवाइड करते हैं उसकी स्थिति के आधार पर। नवीनीकरण में क्या होगा, नवीकरण संसाधन वह संसाधन है जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में रिसाइकिल। रिसाइकिल करके उपयोग करना। जैसे हम लोहे का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद में हमने कबाड़ वाले को बेच दिया। सपोज करिए हम कोई भी लोहे का सामान लेके आए, उसको हमने यूज किया, एक समय बाद वो खराब हो गया, फिर हमने क्या किया, कबाड़ वाले को बेच दिया। कबाड़ वाला क्या करेगा, उसको ले जाके शहर में बेच देगा और बाद में लास्ट में वो पहुंचेगा भट्टी जहां से लोहा बना था, उसको फिर से पिघला कर फिर से धातु बना लिया जाएगा, फिर उससे नई चीजें बना के फिर से मार्केट में बेच दी जाएगी। तो वह संसाधन जिनका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, कहलाएंगे नवीकरण संसाधन। जैसे वायु हो गया, जल हो गया, है ना, इस तरह की चीजें ये रिसाइकिल होके एक समय बाद अपने आप को पूरा कर लेते हैं। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं, आप समझ ही गए होंगे, कि जिनका हम एक बार तो उपयोग कर लेते हैं जीवन में, लेकिन दोबारा नहीं कर पाते हैं। करने उनकी जो बनने की प्रोसेस है बहुत लंबी है। इसका सीधा सा उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि ये हजारों सालों की प्रक्रिया में बनी हुई चीजें हैं। समुद्र के नीचे जो पहले वनस्पति दब गई थी, उसकी हजारों साल की रिसाइकिल रासायनिक क्रिया से बनके फिर पेट्रोलियम तैयार होता है। तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं जल्दी में। तो ऐसे संसाधनों को हम रखेंगे अनवीनीकरण संसाधन में। बहुत सारी धातुएं भी ऐसी हैं जो अनवीनीकरण में आएंगी। अगला आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जैसे समझना है, तो सीधी सी बात यह है कि जो चीजें आपको उपलब्ध है उसको आप कैसे मानते हो। जैसे कि आप किसान के बेटे हैं, किसान है, तो वो कुछ चीजें आपके पास व्यक्तिगत होती है। जैसे मेरे पास ये पेन है, ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे किसान के पास सरकार ने उसको जमीन दे रखी है, लीज पे जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम पट्टा बोलते हैं, ऋण पुस्तिका बोलते हैं। वास्तविकता में सारी जो जमीन होती है वो किसी राष्ट्र की होती है, किसी देश की होती है। किसान को या अन्य व्यक्ति को वो सिर्फ उसका उपयोग करने के लिए दी गई है। तो ऐसी ऋण पुस्तिका के माध्यम से वो किसान की जमीन हो जाएगी, तो वो क्या होगा, व्यक्तिगत हो जाएगी, व्यक्तिगत संपत्ति में कहलाएगी। अन्य जो चीजें जो किसी एक व्यक्ति का जिसपे अधिकार हो वो कहलाएंगे व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, अब सबसे बड़ी बात आती है सामुदायिक संसाधनों के बारे में। तो सामुदायिक संसाधन में अगर हम छोटे स्तर पे देखें, तो जैसे गांव में हम जहाँ पानी भरने जाते हैं, नलकूप हो गया, कुआं हो गया, या हैंडपंप हो गया सरकारी, शमशान घाट हो गया, खेल का मैदान हो गया, जहाँ किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, वहां के पूरे समुदाय का उस पर अधिकार है। पूरा समुदाय जो समाज है वो उसका उपयोग कर रहा है। ऐसे संसाधनों को हम रखते हैं सामुदायिक संसाधन की कैटेगरी में। चरगाह भूमि हो सकती है किसी गांव में, जिसको हम चौखड़ा बोलते हैं, शमशान घाट हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, सार्वजनिक कुआं जहाँ से हम पानी लेते हैं, या तालाब या हैंडपंप जो भी है वो हो सकता है। राष्ट्रीय संसाधन देखिए होता क्या है, टेक्निकली किसी भी क्षेत्र विशेष के संसाधनों पे किसी ना किसी देश का अधिकार होता है, वह देश ही उन संसाधनों को अपने लोगों में बांटता है, जिससे ये कैटेगरी उत्पन्न होती है, व्यक्तिगत और सामुदायिक। लेकिन मुख्य रूप से वह संसाधन किसी राष्ट्र या देश के होते हैं। तो मुख्य रूप से जितने भी संसाधन है सीमांकित क्षेत्र में, जहां तक वो देश फैला है उसके अंदर आएंगे, वे सभी संसाधन में से राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। समुद्र की दूरी, जैसे अब भारत है तो भारत से लगा हुआ समुद्र भी है, नीचे हम अगर देखें तो तीनों ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा है, तो उसमें भी एक निश्चित दूरी तक उस पर भारत का स्वामित्व है। उस दूरी के बाद जो समुद्र है उस पे किसी एक देश का शासन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा हिंद महासागर भारत के पास हो। 22 मील की दूरी तक भारत का निजी अधिकार है। उसका 200 नॉटिकल की जो दूरी आएगी उसके बाद में वो अंतरराष्ट्रीय में चला जाएगा। अब बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जिसपे किसी देश विशेष का अधिकार नहीं है,
उन संसाधनों को हम रखेंगे अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी में। जैसे समुद्र में आजकल बहुत विवाद चल रहा है, चीन का चल रहा है, चीन दक्षिण चीन सागर में आके बहुत आगे तक मछली पकड़ता है, जापान से विवाद चल रहा है उसका इसी चीज को लेके, कोरिया से विवाद चल रहा है, तो वो क्या करता है कि दूसरे देश की सीमा में जाकर समुद्र से मछली पकड़ रहा है जहां पे प्रतिबंधित है। तो समुद्र का जो ज्यादातर क्षेत्र है 200 मील के बाद किसी देश की सीमा से, वो आता है अंतरराष्ट्रीय में, और वहां पर जो अधिकार होता है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, किसी देश विशेष का अधिकार वहां पर नहीं होता है। ऐसे संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे मान लो कि हम चंद्रमा पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या मंगल ग्रह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई ऐसा देश तो है नहीं कि दावा कर दे कि नहीं नहीं ये तो मेरा है, चंद्रमा तो मेरा है। ऐसे संसाधन कहाँ आएंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। सपोज करो जाहिर है टेस्ला वाला बना ही रहा है, चंद्रयान और मंगलयान के द्वारा बिल्कुल निरंतर कोशिश है, आगे बहुत सारी कंपनियां ये प्रोजेक्ट करने लगी हैं, चंद्रमा पे प्लॉट काटना, मकान बनाना या अंतरिक्ष की सैर कराना। तो वो सब चीजें अंतरराष्ट्रीय में आती है, ना कि किसी देश, व्यक्ति या समुदाय का उनपे अधिकार होता है। पूरे धरती के लोगों का उस पर अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में वो आएगा। फिर आता है विकास के आधार पर संसाधन। जो संसाधन है, संसाधन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मनुष्य ने इन सबका उपयोग पहले से तो कर नहीं लिया है। जैसे हम देखते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पहले से था, लेकिन जब हम उसका उपयोग करने लग गए हैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तब हम उसको संसाधन कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी पे पहले से नहीं था क्या? था पहले से पृथ्वी पे। तो उस हिसाब से अगर हम विकास के स्तर के आधार पर देखें तो संभावी संसाधन मतलब जो उपलब्ध है, संभावना है कि हम इनका उपयोग करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पे करना चाहिए। बुक्स में उदाहरण भी दिया है संभावी में कि जैसे आपका गुजरात वाला और राजस्थान वाला हिस्सा है जहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बड़े प्लांट लग सकते हैं जहां हम उनका उपयोग कर सकें, लेकिन उस स्तर पे वो नहीं लग पाए, लेकिन वहां पे उसको और डेवलप करने की संभावना है, संसाधन विकसित करने की संभावना है, वो आएगा संभावी संसाधन। अगला आता है विकसित, जो विकसित हो चुके हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, मात्रा निश्चित हो चुकी है, किस मात्रा में हमें इसका उपयोग करना है, क्या करना है, वो सारे। भंडारण और संचित बचता है बाद में आपका। भंडार मतलब जो उपलब्ध है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो पाने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, या इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए कि उन संसाधनों का हम उपयोग कर पाए। क्योंकि पृथ्वी तो संसाधनों या खनिज भंडार से भरी हुई है, लेकिन क्या है, मानव धीरे धीरे अपनी प्रौद्योगिकी को डेवलप करके ही उनका